नमस्ते दोस्तों। 8 दिसंबर 2021 को जो सर बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में, उसके बारे में कई तरह की थ्योरियाँ चल रही हैं। उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बेसिक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से जाके देख लीजिएगा, वीडियो आपके पास आ चुकी है। तो उसके बारे में कई तरह की थ्योरियाँ चल रही हैं कि भाई ये हेलीकॉप्टर इस तरह से क्रैश हुआ था कि किस तरह से क्रैश हुआ था। तो हमने आज मार्केट में से मोटी मोटी 3 थ्योरियाँ ली हैं और उन थ्योरियों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें से कौन सी थ्योरी जितनी सच हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ हम Mi-17 हेलीकॉप्टर के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के लिए, इंडियन एयरफोर्स में जब से शामिल हुआ 2010 के बाद के हम इसमें ये देखेंगे कि ये कब कब क्रैश हुआ है और ज़्यादातर किस रीजन में ये क्रैश हुआ है। तो हम आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के क्रैश के पीछे क्या कारण थे और क्या क्या बातें इस समय फुट रही हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की कहानी इस तरह धुंधली हो चुकी है जिस तरह उस समय मौसम था जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आइए चलते हैं एक एक करके इन थ्योरी को निकालते हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी थ्योरी नंबर 1 पर। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो सकता है या ये ओल्ड जनरेशन का हेलीकॉप्टर है जिसमें ओल्ड जनरेशन के इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो उस वेदर में अच्छे से वर्क नहीं कर पाए और हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो गया। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि Mi-17 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए रसिया से इंपोर्ट किए गए थे। इसके साथ साथ इन्हें वीवीआईपी सर्विस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे पूरी दुनिया में 60 से ज़्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय भी। और इस हेलीकॉप्टर की क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर भी और भारत के प्रेसिडेंट भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें इंडिया में ही कहीं ट्रैवल करना होता है। तो इस हेलीकॉप्टर की मेरे ख्याल से तो क्वालिटी पर 1% भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अगर एडवांस की भी बात करें तो ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और अपने कैटेगरी में आने वाला ये एक मात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे लिफ्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है और पैसेंजर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर का भी काम करता है जिसका हम एग्जाम्पल कारगिल वॉर में भी देख चुके हैं। जब हेलीकॉप्टर ख़राब नहीं है तो कोई ना कोई दूसरी थ्योरी आती है और इसके साथ साथ दूसरी थ्योरी आती है लोगों के द्वारा कि हो सकता है जो पायलट है वो इनएक्सपीरियंस है। कहने का मतलब है कि उन पायलट्स को हेलीकॉप्टर उतनी प्रॉपर्ली उड़ाना नहीं आता था या वो नए नए पायलट थे और उस हेलीकॉप्टर को उस समय वो उड़ा रहे थे जिन्होंने ऐसी कंडीशन को फेस नहीं किया था। तो मैं उनकी इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस हेलीकॉप्टर को PS चौहान, विंग कमांडर PS चौहान उड़ा रहे थे जो कि हमारे आगरा जिला से बिलोंग करते हैं। वो इंडियन एयरफोर्स में 2002 में कमीशनड हुए। इसके बाद वो लगातार इंडियन एयरफोर्स में काम करते रहे और उन्हें 2015 में विंग कमांडर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। यानी कि एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस पायलट थे जो कि इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे और उन्हें ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो दूसरी थ्योरी भी लगभग मेरे हिसाब से गलत है। तो बात करते हैं तीसरी और लास्ट थ्योरी की। लोगों को जब दोनों थ्योरीज ही गलत लगने लग गई तो उन्होंने एक और थ्योरी निकाली और वो कहने लगे कि वहाँ पर जो फॉगी वेदर था और इसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया था वो काफ़ी माउंटेन्स हिल्स वाला इलाका था, तो जिसके कारण हो सकता है कि जो Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। मेरे ख्याल से ये जो थ्योरी है वो काफ़ी हद तक सही है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 2 कंडीशंस कहीं ना कहीं तक हमें झूठी सी लगती हैं या गलत सी लगती है, लेकिन ये कंडीशन क्योंकि काफ़ी हद तक सही है क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर फॉगी वेदर भी था। इसके साथ साथ हिल्स थी भी, नीलगिरी पर्वत की वहाँ पर हिल्स थी और वो काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ जंगल है। तो वहाँ पर हो सकता है कि इस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। लेकिन इस वजह को समझने के लिए आपको मेरे ख्याल से कुछ बातें इसके बारे में जाननी चाहिए। हेलीकॉप्टर उड़ाने के 2 रूल होते हैं। रूल नंबर 1 IFR, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल। इसके हिसाब से ये होता है कि जो पायलट होते हैं वो अपने ऊपर कम विश्वास कर अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जिन पर जो हेलीकॉप्टर में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उन पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के सारे उस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है। पर होता क्या है कि यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वो रूट हमें हेलीकॉप्टर में सेट करना होता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर उसी रूट पर चलता है। उस रूट को चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल सा होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उस रूट को चेंज करना। यानी कितना भी कोहरा हो जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, तूफान हो जाए, उस रूट को चेंज नहीं किया जा सकता है IFR में, जो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि हमें कम मैन पावर की आवश्यकता होती है क्योंकि इंसान का दिमाग कंप्यूटर से तेज़ नहीं हो सकता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो हेलीकॉप्टर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है और काफ़ी अच्छे से उसे फ्लाई करता है। और आप देखोगे जितने भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर चलते हैं वो ज़्यादातर इसी रूल पर चलते हैं। एक और रूल आता है VFR, विजुअल फ्लाइट रूल।
तो विजुअल फ्लाइट रूल आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये मैनुअल होता है, यानी पायलट खुद ही इस पूरे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इस समय पायलट का भरोसा नहीं होता है। मैं आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सर बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर था वो VFR रूल पर चल रहा था, यानी विजुअल फ्लाइंग रूल पर चल रहा था, यानी पायलट हैं वो उसे मैनुअली उड़ा रहे थे। हुआ क्या होगा, मैं आपको एक छोटी सी घटना से समझा सकता हूँ कि हुआ क्या होगा। हेलीकॉप्टर उड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक पहुँचता है, वहाँ पर एकदम फॉग आने की वजह से हेलीकॉप्टर के सामने धुंध छा जाती है और पायलट्स को उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पायलट क्या होता है कि उस समय जब VFR रूल पर उड़ रहा होता है तो वो ऐसे ऐसे या ऐसे इस तरह की दिशाओं का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। तो यही कारण था कि उस समय जब बिपिन रावत सर जी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा होगा तो वो उस समय ये नहीं पता लगा पाया होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और एंड में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया होगा। मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी इसमें से नॉलेज निकाली है उसी हिसाब से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगी तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो थ्योरी लगा ली कि किस थ्योरी से कितना ज़्यादा पॉसिबल है कि ये एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन अब बात करते हैं कि MI-17 कितना ज़्यादा सेफ़ है। हम देखते हैं कि MI-17 की काफ़ी ज़्यादा यूनिट है जो पूरी दुनिया में बिकी है, और मैं देखता हूँ कि जब किसी चीज़ की यूनिट ज़्यादा बिकेंगी तो वो चीज़ भी ख़राब भी तो ज़्यादा होगी। भाई कितनी भी अच्छी क्वालिटी दे लीजिए, जब 100 फ़ोन बिके तो हो सकता है कि एक ही फ़ोन ख़राब हो, जब लेकिन 10,000 फ़ोन बिकेंगे तो 10 फ़ोन तो ख़राब होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यही आप बात MI-17 के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 60 से ज़्यादा देश इसे यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इसके ख़राब होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हर तरह की कंडीशंस में इस हेलीकॉप्टर को यूज किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में कब कब 2010 के बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और क्या क्या इसमें नुकसान हुआ है। इस हेलीकॉप्टर को मूल रूप से 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे डिज़ाइन और प्रोड्यूस भी मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट द्वारा किया गया था, यानी कि रसिया की एक कंपनी है मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट जिसने इसे बनाया और उसे 1975 में इंट्रोड्यूस किया था। इसे MI-8 का ही अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है, यानी कि MI-8 इसका छोटा भाई था, उसे अपग्रेड कर कर इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया था। लेकिन आज हम इस हेलीकॉप्टर के इस बारे में कम बात करने वाले हैं कि ये हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने बनाया, कैसे बनाया और क्या पीछे रीजन थे, इंडिया ने इस हेलीकॉप्टर को क्यों खरीदा। तो ये रीज़न हमारे बात के नहीं है, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि ये हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा इंडिया में हैं और क्यों और कब ये क्रैश हुए। तो आइए जानते हैं कि कर MI-17 हेलीकॉप्टर का जो पहला क्रैश था वो 19 नवंबर 2010 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर इसमें सवार 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक और घटना हुई जो कि 19 अप्रैल 2011 को भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर की जो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। आप अगर अब भी देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए वहाँ पर इन हेलीकॉप्टर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, जहाँ पर इसमें सवार 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद इसमें एक और घटना होती है, जो घटना 30 अगस्त 2012 को भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर जामनगर के पास टकराकर गिर गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। तो हम 3 घटनाएं लगातार 3 साल में 3 घटनाएं हुई थी इस हेलीकॉप्टर की, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी डगमगाया था कि हमने इतना महंगा हेलीकॉप्टर खरीदा और वो लगातार क्रैश हो रहा है। और इसके बाद इसकी चौथी घटना वो हुई थी 15 जून 2013 को, जब भारतीय वायुसेना का एक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, आप जी याद रखिएगा, जो V5 हेलीकॉप्टर वही हेलीकॉप्टर जिसमें DS सर बैठे हुए थे, 17 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो लास्ट क्रैश था वो 27 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना का एक और MI-17 हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप कह सकते हैं कि जब 2010 से अभी तक लगभग 6 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो चुके हैं इस पूरे अंतराल में, इस पूरे समय काल में। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि इनका यूजेस भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल इंडिया के लिए किया जाता है। तो इनका क्रैश होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर मशीन ही है भाई, हो जाता है ख़राब हो गई हो। तो मेरे ख्याल से जो हेलीकॉप्टर इसमें क्रैश हुए हैं वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, तभी तो जाके ये घटना हुई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए बने रहिएगा और मैं इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हूँ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिली थी कि किस तरह के सिचुएशन है और किस तरह की कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ हो, तो मैंने आपके ऊपर तुरंत वीडियो बना दी है। प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।